हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंट स्टडी। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो हरियाणा जीके में सबसे पहले हम हरियाणा के इतिहास को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इतिहास को जानने के साधन या फिर इतिहास को जानने के स्रोत। तो हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है? तो वो पुरानी चीज़ें जैसे कि अभिलेख, शिलालेख, पुराने ग्रंथ, पुरानी इमारतें, पुराने सिक्के, इन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो सबसे पहले है पौराणिक स्रोत। तो पौराणिक स्रोत में दो पुराण जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिनसे हमें हरियाणा के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो सबसे पहले है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के अंदर बहुत सारे खंड हैं। उन खंडों में से एक खंड का नाम है कुमारिका खंड। इस कुमारिका खंड के अंदर हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा पुराण है वामन पुराण। तो वामन पुराण से हमें हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में जानकारी हासिल होती है। अगर डीपली बात करें तो वामन पुराण से हमें 9 नदियाँ और 7 वनों के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो आगे है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में बताया गया है कि 2 नदियाँ सरस्वती और दृश्यद्वती, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता था। आगे है महाभारत। तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और जो महाभारत का युद्ध था वो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। अब महाभारत में एक राजा कुरु हुए हैं, तो उनके नाम पर, जब उनका शासन था हरियाणा पर, तो उनके नाम पर, जिसको पहले ब्रह्मावर्त कहा जाता था, अब उसी क्षेत्र को कुरुक्षेत्र या फिर आर्यावर्त कहा जाने लगा। अब है महाभारत के अंदर पांडव जो थे वो 5 भाई थे, उनमें से एक का नाम था नकुल। तो नकुल जब विजय अभियान पे निकले तो उसको कहा गया नकुल दिग्विजय। तो उन्होंने रोहतक क्षेत्र को विजित भी कर लिया था, यानी जीत लिया था। तो इस प्रकार से हमें नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं राजा कर्ण की। तो राजा कर्ण जो थे वो कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा था, लेकिन वो सबसे बड़े दानी माने जाते हैं आज तक के। उन्हीं के नाम पर करनाल शहर का नाम रखा गया है। अब दूसरा फैक्ट ये है राजा कर्ण से संबंधित जो है कि ऐसा माना जाता है कि राजा कर्ण जो एक झील में स्नान करते थे, उसी झील को आज कर्ण झील के नाम से जाना जाता है। अब जो समय है वो आ जाता है 6ठी सदी का। तो 6ठी सदी तक आते आते हरियाणा पर शासन हो जाता है राजा हर्षवर्धन का। तो राजा हर्षवर्धन के राज दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरितम। इस पुस्तक में कुरुक्षेत्र के लिए श्रीकंठ जनपद शब्द का प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसके अंदर एक शिलालेख पर संस्कृत में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। उन पंक्तियों में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब योद्धे काल में रोहतक को बहुधान्य कहते थे। अब ये फैक्चुअल बात है कि तो बहुधान्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धान की खेती होती थी, इसलिए रोहतक को बहुधान्य कहा जाता था। अब है बौद्ध साहित्यिक स्रोतों की बात। तो बौद्ध साहित्यिक स्रोतों में हम कंप्लीट बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं साहित्यिक स्रोतों के या उन ग्रंथों को ही पढ़ेंगे जो हमें हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट साहित्यिक स्रोत हैं, पंचसूदनी, मंजमनिकाय और दिव्यावदान। तो पंचसूदनी से हमें ये पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो कभी हरियाणा में आए और उन्होंने आकर के यहाँ पे अलग अलग जगहों पे यात्राएं की थी। मंजमनिकाय, तो मंजमनिकाय से हमें हरियाणा के उस टाइम के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल होती है। अगर दिव्यावदान की बात करें तो दिव्यावदान में बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म था उनका जो प्रधान केंद्र था, यानी मुख्य केंद्र जो था वो अग्रोहा था। अब है जैन साहित्य स्रोतों की। तो जैन साहित्य स्रोतों में हमारे लिए 2 ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है। एक तो है कथाकोश और दूसरा है भद्रबाहु चरित। तो कथाकोश और भद्रबाहु चरित में जो है अग्रोहा को मुख्य केंद्र बताया गया है और दूसरा बताया गया है कि इनके एक विद्वान थे, जैन विद्वान, जिनका नाम था लोहाचार्य, वो भी अग्रोहा में रहते थे। अब है बात पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अभिलेख के बारे में। तो अभी तक बात की जाए कि हरियाणा में अभी तक 37 अभिलेख अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं जो कि हमें हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है अम्बाला के पास टोपरा स्तंभ है, जो कि अशोक के टाइम पीरियड का माना जाता है। इसी टोपरा स्तंभ पर 3 अभिलेख जो है वो राजा विग्रहराज चतुर्थ, जो कि चौहान शासक थे, उनके अभिलेख भी इस स्तंभ पर हैं। बाद में एक तुगलक शासक थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो उन्होंने इस टोपरा स्तंभ को दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था। अब ये तो था एक मुख्य अभिलेख। अब आगे जो अलग अलग
अभिलेख जो है हरियाणा के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है वो करनाल से प्राप्त हुआ है। अधूरा एक अभिलेख है वो कपालमोचन से प्राप्त हुआ है। सिरसा से जो प्राप्त अभिलेख है वो हमें पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी देता है। अब इम्पोर्टेंट है एक अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख, इसके ऊपर संगीत के 7 स्वरों का अंकन है दोस्तों। और पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित हांसी का एक अभिलेख है। अब दूसरा है गुजरी महल। तो गुजरी महल जो है वो हिसार में है। तो इसके ऊपर एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो कि 8 अलग अलग भागवतों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं जगाधरी के पास एक शुद्ध अभिलेख, इसके ऊपर 12 खड़ी की लिखाई का अभिलेख है और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे पुराना नमूना है 12 खड़ी की लिखाई का। अब जो शुद्ध है वो जगाधरी में है। अब जगाधरी अपने आप में एक शहर है वैसे तो, लेकिन इसका जो जिला है वो यमुनानगर में है। अब बात करते हैं प्रतिहार शासकों के अभिलेख की। तो इसमें 2 अभिलेख जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं जो कि पेहवा से प्राप्त हुए हैं। तो राजा भोजदेव का अभिलेख और दूसरा है राजा महेंद्रपाल का अभिलेख। तो राजा भोजदेव के अभिलेख में बताया गया है कि पेहवा जो था उनके समय में घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था। अब है राजा महेंद्रपाल। तो राजा महेंद्रपाल के जो अभिलेख है उसमें जो है मंदिरों के निर्माण के बारे में चर्चा की गई है। और अगर स्पेसिफिक भगवान की बात की जाए तो उसमें विष्णु भगवान के मंदिर के बारे में चर्चा की गई है। अब ये तो थे सारे के सारे हरियाणा के अंदर जो अलग अलग स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा से बाहर के जो अभिलेख हैं। तो लाडनू अभिलेख, तो लाडनू अभिलेख जो है ये राजस्थान में है। इससे हमें पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। अब लाओस देश का जो अभिलेख है तो इसमें एक राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा और समृद्धि के बारे में बताया है। आगे है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से हमें राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में के बीच का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। अब एहोल अभिलेख जो है ये आज कर्नाटका में है। ऐसा बताया जाता है कि जब राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत में जब अपना शासन स्थापित कर लिया तब वो दक्षिण की तरफ अग्रसर हुए तो उनको पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। अब सबसे अंतिम स्रोत यानी मौद्रिक स्रोत, इसमें हमें सिक्के या सिक्के ढालने के सांचे हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और हमें हरियाणा के बारे में इनसे क्या जानकारी हासिल होती है। तो सुनेत जो कि लुधियाना में है, यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर जय मंदार लिखा हुआ है जो कि योद्धे शासक कार्तिकेय की सफलता की पुष्टि करते हैं। अब कुणित शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग यानी हिरण, त्रिशूलधारी शिव अंकित है। अब कुणित जो है, कुणित शासन ये कहाँ पे है था, तो ऐसा माना जाता है कि अंबाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुणित शासन स्थापित था। अब है आगे हिसार और अग्रोहा से इंडो ग्रीक और पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये तो थे सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब है आगे कि सिक्के ढालने के सांचे हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो खोखरा कोट ये रोहतक में है, तो यहाँ से योद्धे शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए हैं। और हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिरहम सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। आगे सबसे अंतिम जो है कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के मीताथल से प्राप्त हुए हैं। मीताथल भिवानी में है। दोस्तों ये था आज